सवाल ये उठता है कि आज तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। मैं आ रहा हूं, मैं भुवन जी, मैं खुद सवाल पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरा सवाल हो जा, फिर मैं आप ही का सवाल है। तो विजय जी, मेरा सवाल यही था कि विपक्ष के लोग आजकल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी क्यों करती है? आज तक 10 साल में किसी बीजेपी और एनडीए के यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हुई? ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई। अगर दोनों जगह होता तब लगता कि भाई ईमानदारी से काम हो रहा है। इसका जवाब जनता को आप कैसे देंगे? आप मुझे बताइए, उड़ीसा में इनके एमपी थे, उनके घर से कितने करोड़ रुपए मिले? अरे भ्रष्टाचार का पैसा जहां होगा ईडी वहीं छापा मारेगी। तो मतलब बीजेपी एनडीए में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? बीजेपी एनडीए में जितने नेता हैं सब पाक साफ हैं। पहले मैं अपनी बात का जवाब दूं प्लीज। हाँ। तो अब आप मुझे बताइए, उड़ीसा में कितने 100 करोड़ रुपए मिले एमपी के पास? ये कहते हैं हमारा लेना देना नहीं। उसके बाद आप बात कीजिए वेस्ट बंगाल की, इनके मंत्री के पास कितने करोड़ रुपए मिले? आप मुझे बताइए, उसका जवाब मुझे दीजिए। तो इनके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, अब केजरीवाल जी हैं, आप देखिए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और ये अपने खुद केजरीवाल जी, सारे अंदर है। जी आपने ठीक है, आपने कहा कि ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल था कि क्या इन 10 सालों में कोई एनडीए बीजेपी के नेता ईडी के रडार पे क्यों नहीं चढ़ा? आप मुझे बताइए, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे राफेल में, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, क्या हुआ? आरोप इन्होंने लगाए, जांच भी हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच हुई। हाँ। मिला क्या इनको? आप मुझे बताइए। ठीक है, राफेल, ठीक है। दौरान अब देखिए, आपने जवाब दिया। जोशी जी, प्रभात जी जवाब दे। चलिए पहले जोशी जी आप आइए, इस बार प्रभात भाई आप आइएगा। पहले जोशी जी, जल्दी। अभी चूंकि हमें संदीप भाई के पास जाना है, संदीप भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जोशी जी जल्दी बोलिए। देखिए, मैं पूछा देखिए मैंने जो सारे भ्रष्टाचारी थे पूरे देश के, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनको इन्होंने अपने साथ लेकर और क्या क्या पद दिए मैंने आपको बताने का काम करा। और सच्चाई क्या है पूरे देश को पता होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि 2014 से 2024 तक जो इनके वादे थे, अमित शाह जी ने कहा वो जुमले हो गए, और जुमले अब नई गारंटी बनकर आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, उसका क्या हुआ? कि इन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? महिलाओं को कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आप अपनी बात कही। संदीप जी हमारे साथ बहुत देर से हैं, अब चलते संदीप जी की बात। ठीक है, एक मेहमान हमारे साथ पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी आपके पास आते हैं, आपने सभी आ रहे हैं। प्रभात भाई, संदीप जी विशेषज्ञ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी उनके पास एक बार भी नहीं गए। संदीप जी, आपने सभी पार्टियों को सुना, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि लड़ाई भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद के खिलाफ है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही के खिलाफ है और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं और एकजुट हुए हैं। देखिए अंजनी जी, कैसा आपका जो शो है ये सबका हिसाब होगा। हाँ, इस चीज का हिंदुस्तान की जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी, और ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि अगर मैं सरकार में आ गया तो लालू परिवार जेल में होगा, गांधी परिवार जेल में होगा, शरद पवार का परिवार जेल में, मतलब किसी को जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, कन्याकुमारी तक नहीं बख्शा था। और ये चीज कह करके वो सत्ता में आए थे। आज जब एक्शन हो रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन के परिवार की प्रॉपर्टी आप देखेंगे, और मेरे साथी बैठे हैं, उनके ऊपर प्रूफ है कि भाई उन्होंने घोटाला किया, उसमें वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल का नंबर बहुत बाद में आया, अरविंद केजरीवाल से पहले कई लोग जेल में हैं। और जब ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे तो लालू परिवार को ये दिन भर गालियां देते थे। आज लालू परिवार इनके साथ खड़ा हुआ है। जब ये चौटाला परिवार को कांग्रेस के लोग कहते थे कि जहां घोटाला वहां चौटाला, आज ये लोग साथ में खड़े हैं। तो आप ये देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो हुंकार भरी थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं था। इन सब के खिलाफ ये बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये गले तक डूबे हुए हैं, ये किसी दिन देश को बेच करके निकल जाएंगे। और अगर आज उनका नंबर आया है जेल जाने का, अगर वो निर्दोष होंगे तो वो कोर्ट का रास्ता है, अपने आप को साबित करके आ सकते हैं। और हिंदुस्तान की जनता जब भी कोई निर्दोष जेल में गया उसको सर आंखों पे बिठाया है।
लेकिन नहीं, इनको डर है, ये कोर्ट का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, ये जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन की पत्नी उनकी जो है पैरवी करने के लिए दिल्ली आई। अरविंद केजरीवाल की वाइफ को आपने देखा, सबको 2-2 मिनट मिले, उन्होंने 20 मिनट तक बोला, जबकि उन्हीं के साथी अलायंस के लोग जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे भाई पर्चा रखवाओ, क्योंकि ये तो पूरा मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का बन गया। संदीप जी, यहाँ से इस मंच से एक बात और आई कि जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं भ्रष्टाचार खिलाफ, ये एक तरफा हो रही है, सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही हो रही है। एनडीए और बीजेपी के नेताओं के ऊपर अभी तक आपने देखा कोई 10 साल में कार्रवाई? बहुत अच्छी अंजनी भाई बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात विपक्ष लगातार उठा रहा है। और विपक्ष ये बात भी उठा रहा है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था। लेकिन मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं कि जब जनता दल की सरकार थी, यूपी के अंदर पहली बार मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो उसमें एक गेम खेला गया कि भाई शक्ति परीक्षण करना है लखनऊ के अंदर। मुलायम सिंह और इनके गुंडे जानते थे कि अजीत सिंह यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते। एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लखनऊ दूर हो जाता है, दूसरे अजीत सिंह के पास गुंडों की फौज नहीं थी। उस वक्त अजीत सिंह के साथ वहां पर झगड़ा हुआ, उनको मारा पीटा गया, स्टेज तक से उतार दिया गया और पहली बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला, एक दबंग मुख्यमंत्री कहिए, गुंडों के दम पर गुंडाराज लाने वाला मुलायम सिंह मिला। इस तरीके से वो चीज हुई थी। आज ये कहते हैं कि जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज की बात मैं आपको बताऊं अंजनी भाई, अगर आपको राजनीति करनी है तो शासन से हमेशा लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी एनडीए के किसी नेता पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने 10 साल में देखा कि ईडी की छापेमारी किसी बीजेपी या एनडीए के नेता पर हुई, या जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है? अंजनी भाई, मैं आपको ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई की बात बता देता हूँ, या शासन प्रशासन की कार्रवाई की बात बता देता हूँ। आपको बताऊं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सत्यपाल मलिक। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि वहां पर एक प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। जब चिन्मयानंद के ऊपर आरोप लगा, चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हुई। कुलदीप सेंगर जो सपा से आए थे, बीजेपी ने उनको सुधरने का मौका दिया था, जब उनके ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ठीक है, वो कार्रवाई जनता को याद है कि सेंगर के ऊपर कार्रवाई कैसे हुई थी। ठीक है, अब अभिनंता जी जवाब दीजिए, बीजेपी का और संदीप जी का भी जवाब देने का टाइम नहीं दे रहे जी। प्रभात जी, इसके बाद आपके पास आता है। आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं प्लीज। अरे देखिए, अब प्रभात भाई, अभी संदीप जी पहली बार डिबेट में आए थे, आप एक एक करके आपके पास आएंगे जी। अब अभिनंता जी बोलिए, इसके बाद प्रभात जी बोलेंगे जी। जी, मैं क्विकली अपनी बात खत्म करती हूँ कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और बीजेपी के ये जो अंधे भक्त हैं, ये मतलब ऐसा लगता है कबूतर वाला हिसाब है कि कहीं इधर उधर देख नहीं पा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बाकी लोगों को सच्चाई दिख रही है। 35,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है कर्नाटका में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जिन्होंने 70 करोड़ का इरिगेशन स्कैम के एक्यूजेशंस है महाराष्ट्र में, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई है। बंगाल के शारदा चिट फंड वाले 2500 करोड़ के स्कैम वाले आज बीजेपी में हैं। और दिल्ली के ये जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम की बात करते हैं, तो अब जो एमपी का टिकट एनडीए से दिया गया है आंध्र प्रदेश में, वो एक ऐसे जने को दिया गया है जो को अक्यूज थे और जिन्होंने 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी की आज मुसीबत ये है कि इन्हें ये नहीं लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसकी वजह से आज हमें समझ आया है कि ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला है ये किस प्रकार से काम किया। और ये मोडस ऑपरेंडी है, ये सिर्फ लिकर पॉलिसी वाले स्कैम की बात नहीं है जो बीजेपी ने बनाया हुआ है, ये और भी है। मतलब झारखंड में भी वो कोल स्कैम अक्यूज की वाइफ को इन्होंने दे दिया है टिकट। आंध्र प्रदेश में 114 करोड़ जो फाइबर नेट स्कैम वाला था उनको टिकट दे के बैठे हैं अब। तो ये इसी तरह से भाई देखिए, आप लोग जब सियासत में आए थे, आप लोगों ने एक उम्मीद जताई थी। आप इसी रामलीला मैदान से इन्हीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार खिलाफ आपने लंबा आंदोलन किया और तमाम संजय सिंह का मुझे वो बयान याद आता है जब उन्होंने एक सरे में कम से कम 10 पार्टियों के नाम बताया कि ये परिवारवादी पार्टी हैं, भ्रष्टाचारियां हैं और हम सत्ता में आएंगे तो इनको जेल में भेजेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जिनको कहते थे जेल में भेजेंगे, सबको एक साथ एक मंच पे आप लेके आए हैं? आपके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल है क्योंकि आप कहते थे अरविंद केजरीवाल के अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगे तो मुझे जेल में डाल दो, कोई मेरा सगा नहीं है। जब आपके किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगा, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, उसको डिफेंड करने सबसे पहले केजरीवाल आए। तो कैसे आप अपनी जो आपने वादे किए थे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो है कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जो मोदी सरकार के, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं क्योंकि ये एक अजीब सी तानाशाही है। सारे इंस्टीट्यूशंस का बैंड इन्होंने बजा दिया है। प्लीज इस बात को
एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर विचारधारा से बढ़कर सबसे पहले हम एक परिवार हैं एज इंडियंस, एज भारतीय, ठीक है। तो अगर उसमें, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म, चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये तो मैम अवसरवादिता हो गई ना, आप इसी के खिलाफ आई थी, आप भी वही अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। जब आपको लगता था कि इनके खिलाफ लड़ना, आप लड़ गई, अब आपको लग रहा है हम फंस गए, जिनको साथ मिला लिए। मैं आपको यही बोल रही हूँ, बात ये है कि आज बीजेपी से सवाल उठाना का मतलब है कि वो आपको जेल में डाल देंगे। ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंस। मैंने अभी आपको फहरिस्त गिनवाई है कि कौन कौन से बड़े बड़े करप्ट जो हैं वो बीजेपी में गए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ईडी केवल और केवल विपक्ष के पास जाती है, वो विपक्ष। ये सवाल मैं लगातार पूछ भी रहा हूं बीजेपी से, लेकिन सवाल आपसे भी, आप सबसे ईमानदार पार्टी हैं, तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि आपको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं के दाल में कुछ काला है। अरे भाई साहब, क्योंकि पीएमएलए का जो लॉ है, जो बीजेपी ने ही अमेंड किया है हाल फिलहाल 2 साल पहले, तो इसीलिए अब उसमें वो नहीं मिल सकती। ये बीजेपी का पूरा प्लान रहा था। ठीक है, प्रभा जी आइए, प्रभा जी डिबेट में आइए, प्रभा जी।